नाज़रीन, बीजेपी के अंदर और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, इसके अंदर एक ख्याल है, एक सोच है कि मौजूदा जो लीडरशिप है इनकी, मोदी सरकार के जो लीडरशिप के अंदर ये सारा कुछ 10 साल से चल रहा है, तो वो ये सोचते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका, कि अगर ये बंदा रहा मजीद कुछ अरसा तो अखंड भारत बनाने वाला जो इनका एक सपना है वो तो पूरा हो नहीं सकता, लेकिन मौजूदा जो इंडिया है वो भी खंड खंड हो सकता है। और इसी तरह की स्टेटमेंट हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता, जिसको आरएसएस के अंदर भी काफी बड़ा मकाम हासिल है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की। इसमें उन्होंने कहा कि 17 सितंबर तक मोदी रिजाइन करके चला जाए, वरना उनको निकालने के लिए दूसरे तरीके भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। और साथ ही एक बड़ा अजब सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो कि बड़ा मीनिंगफुल है, मतलब बड़ी गहरी बात वो कर गए कि अगर इसको ना निकाला गया तो रीजन के सारे हमारे जो पड़ोसी हैं, सारे नेबर्स, वो मिलके टुकड़े टुकड़े करने पे काम कर सकते हैं, वो सारे मिलके टुकड़े टुकड़े करने पे काम कर सकते हैं। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। एज आई सेड, आरएसएस और बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये समझते हैं कि मोदी अगर पावर में रहा तो ऐसा फ्यूचर इंडिया का बन सकता है। और इसके लिए वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि जब से लेकर ये आया है तो इसको पावर क्या मिली हुई थी, पूरा का पूरा साउथ एशिया इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में था, लेकिन आज 10 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या मिला है हमें, सारे नेबर्स हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, हॉस्टाइल किस्म की सरकारें बन गई हैं, हमारे खिलाफ एक ऐसा माहौल बन गया है रीजन के अंदर जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर नहीं है। एक लंबी लिस्ट है कि फला मुल्क के अंदर हमारा दोस्त लीडर हुआ करता था, वो चला गया, उसकी जगह पर ऐसा बंदा आ गया है जो कि हमारे फेवर में नहीं है। एक लंबी लिस्ट है ना। साउथ एशिया के अंदर 10 साल में काफी रिजीम चेंजेस हुई हैं और तकरीबन सारी की सारी जो रिजीम चेंजेस हैं वो इंडिया के हक में बेहतर नहीं हुई। हाल ही में जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो तो सबसे ज्यादा भयानक इनको नजर आ रहा है। नाउ सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा क्यों कह रहा है कि आने वाले समय में इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं अगर मोदी रहा पावर में? तो इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो अगर आप पाकिस्तान वाले फ्रंट पे देखते हैं तो कश्मीर ने तो वैसे ही वहाँ पर अलग होना है, क्योंकि कश्मीर में यहाँ पर सिर्फ अब पाकिस्तान का स्टेक नहीं रहा, चाइना का भी बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पर मौजूद है। और चाइना जाहिर सी बात है दुनिया की एक इमर्जिंग नेक्स्ट सुपर पावर इसको कहा जा रहा है, तो इनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कराकरम हाईवे से भी गुजर रही होती है जो कि लद्दाख के बिल्कुल पास है। तो अगर इंडिया यहाँ पर बैठा रहेगा तो इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक तो बैठा रहेगा और दूसरा चाइनीज को एक लंबे अरसे तक एक अनस्टेबल बॉर्डर्स का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। मतलब अगर वो 50, 60, 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो यूँ समझें कि 50, 60, 100 साल तक एक डिस्टर्बिंग बॉर्डर इनको मिल सकता है वर्षे में। लिहाजा वो चाहेंगे कि कोई बफर स्टेट यहाँ पर ऐसी बन जाए जो कि उनके और इंडिया के दरमियान हो। ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। तो कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, कश्मीर के अंदर चाइना का भी स्लोली सिक्योरिटी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और ख़ासतौर पर सीपैक की वजह से। इसके साथ साथ खालिस्तान की मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ रिसेंटली उभरी है और इसको वेस्ट सपोर्ट कर रहा है। कनाडा के अंदर आपने रिसेंटली देखा कि क्या सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ पर जो सिखों की एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, कनाडा उसको सपोर्ट कर रहा होता है और कनाडा उसको दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। जिस तरह इंडिया देखता है वैसे नहीं देख रहा होता। इसी तरह अमेरिका भी उसको कहीं ना कहीं पे समर्थन दे रहा होता है। तो ये तो इंडिया की इस साइड वाली मूवमेंट्स है ना, लेकिन एक बहुत बड़ी मूवमेंट इंडिया की दूसरी साइड पे चल रही है और वहाँ इमीडिएट थ्रेट है। मतलब ये तो बात की बात है, कश्मीर जो है उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन जो दूसरी साइड है इंडिया की, जहां पर अब गड़बड़ स्टार्ट हो गई है, ये वाला जो बांग्लादेश और उसके पड़ोस में जो इंडियन स्टेट्स हैं, यहां पर मामलात ज्यादा खराब होंगे। मैं पहले ही दिन से इस प्रोग्राम में कहता चला आ रहा हूं, इंडिया के लिए असल जो बड़ा मसला है ना, इमीडिएट जो बड़ा मसला है वो वहां पर है। ये कश्मीर और पाकिस्तान नहीं, वहां पर है, उस साइड पे। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक खामोशी के साथ मुल्क यूं समझे कि बन गया है, एक फल पक गया है, बस उसके वहां से नीचे गिरने की देर है। एक उनकी इंडिपेंडेंस उनकी तरफ से अनाउंस करने की देर है। एक मुल्क जो है वहां पर ऑलरेडी बन चुका है इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। आपको याद होगा जब शेख हसीना पावर से अभी रिमूव नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था कि कुछ फोर्सेस यहां पर क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कोशिश कर रही हैं।
और उसके अंदर वो बांग्लादेश के भी कुछ हिस्से ऐड करना चाहती हैं और बर्मा के भी कुछ हिस्से ऐड करना चाहती हैं। असल में जो शेख हसीना साहिबा बात गोल कर गई, वो ये बात गोल कर गई है कि ये जो नया कंट्री बन रहा है, जो बनता हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली वो इंडिया के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। इनकी जानिब से अपने आप को इसके अंदर घुसेड़ने का मतलब ये था कि इन्होंने साइड ली हुई थी कि मैं इंडिया की साइड लूंगी, उस कंट्री को बनने से रोकने के लिए मैं इंडिया की साइड लूंगी। ये इनकी तरफ से एक सिग्नलिंग थी बेसिकली, वरना उस मुल्क के अंदर बांग्लादेश का कोई ऐसा सच रोल नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के अंदर ना तो कोई क्रिश्चियन मिलिटेंसी आपको नजर आ रही है, क्रिश्चियन मुल्क बन रहा है ना, उन्होंने यही कहा था ना, क्रिश्चियन मुल्क बन रहा है यहाँ पर। बांग्लादेश में ना तो कोई क्रिश्चियन मिलिटेंसी है एज सच, ना ही बांग्लादेश में कोई बहुत बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी वाला मुस्लिम मुल्क है, जिसमें जो सेकंड नंबर पर माइनॉरिटी है 9-10% वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। क्रिश्चियन बरादरी बहुत ही कम है यहाँ पर, उनकी तो कोई सिग्निफिकेंट तादाद है ही नहीं असल में कि जो इम्पैक्ट डाल सके इतना बड़ा। असल जो मुल्क क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है वो इंडिया के अंदर नजर आ रहा है। और म्यांमार की 1-2 स्टेट्स हैं जिनके बारे में मैं पहले बात करता रहा हूं, लेकिन जो हार्ट है उसका वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, उस मुल्क का। अच्छा, अगेन ये जो सारी मैं बात आपको बता रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी की उस स्टेटमेंट से लिंक करिएगा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे जो नेबर्स हैं सारे के सारे वो मिलके हमारी बाल्कनाइजेशन एक तरह से स्टार्ट करेंगे, वो हमें खंड खंड करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए काम कर रहे होंगे नियर फ्यूचर में, अगर मोदी को रिमूव ना किया गया। इसको जरा लिंक करिएगा। ये जरा नक्शा देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो रेड कलर के आपको इलाके नजर आ रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की सिग्निफिकेंट तादाद मौजूद है। अगर आप देखें नागालैंड की जो इंडियन स्टेट है, वहां पर 88% जो आबादी है वो क्रिश्चियन है। इसी तरह से मिजोरम में 87% जो आबादी है वो क्रिश्चियन है। और इसी तरह से मेघालय के अंदर 75% जो आबादी है वो क्रिश्चियन है। और मणिपुर में भी 40% से ज़्यादा आबादी क्रिश्चियन है। ये 4 रियासतें इंडिया की अगर मिला दी जाएं तो एक सॉलिड क्रिश्चियन कंट्री यहाँ पर बन सकता है। और उसके बाद वो जो चीन रियासत है म्यांमार की, वो अगर इसमें आती है नहीं आती वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड पे सूरत हाल फिजिबल है क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए। सिर्फ एक यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी जुम्बिश देने की ज़रूरत है, मूवमेंट देने की ज़रूरत है, हरकत देने की ज़रूरत है। और ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर डिमांड्स भी मौजूद हैं क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए। मुख्तलिफ जो यहाँ पर इतने ग्रुप्स हैं वो वैसे ही सेपरेट कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारी स्टेट्स है ना, एक पतले से धागे से लटकी हुई है इंडिया के साथ, एक पतला सा धागा है। आप उस धागे को इधर उधर कर दें, फौरी तौर पर आपको आज़ादी की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो होती हुई इन्हीं स्टेट्स की जानिब से नजर आ सकती हैं। और वो धागा है ये चिकन नेक वाला। इंडिया का ये जो सारा नॉर्थ ईस्ट है वो कनेक्टेड है सिर्फ इस पतली सी पट्टी के ऊपर निर्भर करता है, यहां से सिर्फ कनेक्टेड है जियोग्राफिकली। इसको अगर बंद कर दिया जाता है तो ये 7 रियासतें इंडिया की जा सकती हैं उनके हाथ से। और ग्राउंड पे सपोर्ट है नहीं पब्लिक की, यानी यहाँ पर कोई देशभक्त किस्म के लोग नहीं, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, ना उनका कल्चर इंडिया से मिलता है, ना मजहब मिलता है, कुछ भी नहीं। तो ये वो खतरात हैं जिसकी तरफ स्वामी साहब असल में आपको इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मुल्क ऑलरेडी बन चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट की देर है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग की सरकार थी वो इंडिया से ज़्यादा इंडिया की वफादार रही। और चिकन नेक के हवाले से आपने देखा भी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले किए भी, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर से इंडिया के रेलवे का क्रॉस करना और पोर्ट्स दे देना इंडिया को, रोड्स का जो नेटवर्क है वो इंडिया के हवाले कर देना। ये सारे उन्होंने मुआहदात करने की कोशिश की भी। इन सब का मकसद असल में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बचाना था। इन सब का मकसद यही था कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंटैक्ट रहे इंडिया के साथ। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार आई है, ऑब्वियसली वो कम से कम न्यूट्रल रहेंगे। अगर वो इंडिया के खिलाफ नहीं भी जाते तो कम से कम वो न्यूट्रल रहेंगे। और उनकी न्यूट्रलिटी में ही असल में इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। वो अगर इंडिया के खिलाफ नहीं भी जाते ना, न्यूट्रल रहते हैं, तो भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। इंडिया को यहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहिए थी बांग्लादेश के अंदर जो कि उनकी जंग लड़े नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और शेख हसीना की सरकार बिल्कुल ऐसी ही सरकार थी। इसी वजह से अनपॉपुलर होने के बावजूद इलेक्शन के अंदर रिगिंग करवा के इंडिया उनको यहाँ पर इंस्टॉल करता रहा, क्योंकि इनका अपना एक नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ डिजाइन था यहाँ पे। तो स्वामी साहब ने ये जो बातें की हुई है ना कि मोदी अगर रहेगा पावर में तो इंडिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा आने वाले दिनों में, ये ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। इनके पास सॉलिड रीजंस मौजूद हैं इस थ्रेट को सीरियस लेने के हवाले से।